हेलो स्टूडेंट का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 का SST सेट 3 यानी कि मॉडल सेट जो निकला है सामाजिक विज्ञान का, उसका सेट 3 का कम्प्लीटली सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, ताकि आप लोग जो पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, जो किताब भाषा में है उसको ना देखकर आप लोग हमारी भाषा से करेंगे, आसान भाषा में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और आपको क्या होगा, याद करने में और लिखने में भी आप आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेट 3 में इस सेट 3 का क्वेश्चन जो है, ध्रुवीय शक्ति में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल है। तो इसका चलिए आंसर जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या क्या है, ध्रुवीय शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल है। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और इटली है। याद रखिएगा, जो ध्रुवीय शक्तियों के बीच कौन कौन देश शामिल है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं। स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो स्लीपर क्या है, स्लीपर स्लीपर से आप क्या समझते हैं, लकड़ी का वो चौपहल लंबा टुकड़ा या धरन जो प्राय रेल की पटरियों के नीचे बिछी रहती है। देखिएगा, रेल की पटरियों के नीचे जो लकड़ी का लंबा टुकड़ा जैसे एक रहता है, लकड़ी का ही जो लंबा टुकड़ा रहता है, और ये क्या करता है, रेल का वो डिब्बा जिसमें अतिरिक्त शुल्क देने पर यात्रियों को शयन करने की व्यवस्था रहती है। देखिए, दो टाइप का होता है। चौपहल लंबा टुकड़ा जो इसे स्लीपर कहते हैं। दूसरा क्या होगा, जो रेल के डिब्बे का स्लीपर होते हैं, जिसमें मतलब जो यात्री होते हैं, जो लोग मतलब अच्छा व्यवस्था जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा क्या लगता है, शुल्क लगता है, यानी कि पैसा लगता है। उस स्लीपर में वो जा सकते हैं। वो एक तो वो हुआ रेल के डिब्बे के क्या होता है, स्लीपर, और वो लकड़ी का जो टुकड़ा जो दिया रहता है रेल के पटरी में, वो हो गया एक स्लीपर, बिछी रहती है। निर्धनता रेखा किसे कहेंगे। देखिए, निर्धनता रेखा से तात्पर्य है मूलभूत आवश्यकताओं की, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, एक दिए गए समूह को, यदि एक दिए गए समूह को पूर्ण करने के व्यक्ति के आय उपभोग का न्यूनतम स्तर कहते हैं। मतलब कि एक हम लोग वर्ग बनाएंगे, इसमें सबको बोलेंगे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, लेकिन उस वह भी नहीं कर पाएंगे तो उसको माना जाएगा यह निर्धन है, यानी कि वो गरीब है। ठीक है, इस स्तर से कम आय या उपभोग स्तर वाले निर्धन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 3 नंबर तो हो गया निर्धनता, सब क्या समझते हैं। चौथा नंबर क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपको बता देना चाहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वो प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्र अनाज उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों वितरित किया जाता है। मतलब निर्धन व्यक्तियों के बीच वितरित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए, जैसे कंट्रोल हम लोग कहते हैं, कंट्रोल में मिलता है क्या क्या, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, चीनी देता है। ये क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। क्या संस्था है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसका स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 की गई। कब की गई इसकी, 12 अक्टूबर 1993 की गई थी। किसका, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। ठीक है, नीचे है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। यानी कि वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से समाज शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। देखिए, सब मौलिक अधिकार एक मूल अधिकार है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उसको एकदम निःशुल्क और शिक्षा मिलना जरूरी है, मतलब मौलिक अधिकार बना दिया है। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया है। उसके 2002 के जो 86वें संशोधन हुआ था, उसमें एक भाग 3 में मौलिक अधिकार किसको दिया है, शिक्षा को। उसके बाद 21 के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। ये किसका प्रावधान है, सरकार द्वारा। ठीक है, इसे एक अनुवर्ती और कानून शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून गर्द से प्रभावित इस अंतराल को मानसून में विराम या वर्षा में विराम कहते हैं। देखिए,
मानसूनी गर्त से प्रभावित इस अंतराल को मानसून में विराम कहते हैं। देखिए क्या होता है, यानी कि जो होता है मानसून में विराम मतलब कि वर्षा में विराम क्या होता है, वर्षा में विराम कहते हैं। यानी कि कुछ अंतराल के बाद ही क्या होता है, मानसून होता है ना। नाथ लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे, ये देखिए क्वेश्चन है कि नाथ लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। तो एक नंबर, 1933 में जर्मन में शक्ति पकड़ने के पश्चात शीघ्र ही हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध सर्वत्र घृणा का प्रचार करना शुरू कर दिया और इस उद्देश्य से उसे काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई। उसकी इस सफलता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। देखिए हिटलर ने जो थे वह उनके जो क्या यहूदियों से घृणा इसलिए करने लगे, यह इतना लोकप्रिय बन गया था हिटलर यहूदियों के घृणा के कारण। वहाँ के लोग उसे बहुत अच्छा मानते थे। अपनी सभी कठिनाइयों के लिए जो जर्मनी के लोग की प्रथम विश्व युद्ध के बाद सहनी पड़ी जो उन्होंने वायमार गणतंत्र वाली कठोर और अपमानजनक संधि या हस्ताक्षर किए थे, सारी जर्मनी जाति ने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया जैसे कोई उनका जानबूझकर निरादर कर रहा है। चारों तरफ अशांति, निरादर और बेकारी का बोलबाला था। जब हिटलर ने 1933 ईस्वी में वायमार गणतंत्र से छुटकारा पाया तो लोगों ने चैन की सांस ली। लोगों की नज़रों में हिटलर का आदर बहुत बढ़ गया। देखते ही देखते वो लोगों का मसीहा बन गया। देखिए यदि उसने हाँ कहा तो सारे जर्मन लोग हाँ, और यदि ना उसने ना कहा तभी सभी जितने भी लोग हैं वो ना कहने लगेंगे। यदि उसने यह कहना शुरू कर दिया कि यहूदी बुरे हैं तो बस सबने यही कहना शुरू कर दिया कि यहूदी बुरे हैं, तो बस सबने यही शुरू कर दिया कि यहूदी बुरे हैं। इस प्रकार हिटलर के व्यक्तित्व ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि उसका यहूदियों के विरुद्ध प्रचार सफल होता चला गया। नेक्स्ट क्या है, नाजियों विशेषकर हिटलर ने ईसाइयों की यहूदियों के विरुद्ध परंपरागत घृणा का खूब लाभ उठाया। देखिए हिटलर ने क्या किया था कि जो यहूदियाँ थी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था जर्मनी लोगों को। अब वो यहूदियों को बुरा कहने लगे थे। ईसाई पहले ही यहूदियों को ईसा मसीह की मृत्यु लिए उत्तरदायी मानते थे। देखिए ईसा मसीह जो मरे हैं या मृत्यु हुई है उनका कारण कहते हैं यहूदियाँ होती हैं। तो इसलिए यहूदियों के विरुद्ध हिटलर ने घृणा की विचारधारा सफल होती चली गई, क्योंकि लोग यही मानते थे हमारे ईसा मसीहा को कौन मारा है, यहूदियों ने मारा है। तो जिसके कारण जितना भी यहूदियाँ हैं उसे लोग घृणा करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती को क्यों विस्तार किया गया। दो कारण बताए। देखिए इस काल को जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे उपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। नंबर 1 क्या हुआ था कौन नंबर, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, चाय और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। ठीक है, एक पहले तो एक अंग्रेजी व्यवसायिक में फसलों जैसे पटसन हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कपास का खूब विस्तार किया गया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना थी। नेक्स्ट क्या था कि इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसीलिए भी इन व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़वा दिया। उसके बाद जो इंग्लैंड के कारखानों था उसको कच्चा माल ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा चाहिए था, जिसके कारण से जितने भी फसल थे इनका पैदावार बढ़ा दिया। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। देखिए शहर के क्षेत्रों के लोगों को कम काम करना पड़ता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या करना, बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। और उसको क्या हो गया, उसके मतलब खाने में जो कैलोरी होता है उसमें ज़्यादा जितना ऊर्जा खपत होगा उसके हिसाब से कैलोरी चाहिए ना, इसलिए इसको लिखे है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शहरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण से इसके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक कैलोरी का आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास है क्वेश्चन, किस आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए किसी आपदा के दौरान जो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, निसंदेह भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, फसलों की व्यापक बर्बादी के कारण हुई अकाल जैसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। देखिए एक तो क्या भूकंप, बाढ़ आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, फसलों के व्यापक इसके कारण से क्या हो जाते हैं, सुनामी के व्यापक बर्बादी हो जाते हैं। और एक हो जाता जैसे बिहार में आता है बहुत बाढ़,
जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को घर उजड़ जाते हैं, जितने भी फसल रहते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अनाज रहता है वो भी ख़त्म, कहाँ रखेंगे, रखने की जगह अपने पानी में बहा कर ले जाते हैं ना। तो एक तो बाढ़ से बहुत बड़ी नुकसान पड़ती है हमारे बिहार में। जैसे उसके झारखंड में भी क्या होता है, झारखंड तो बहुत हमारा जो झारखंड है, हमारे झारखंड में एक कैसे है, यहाँ तक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बाढ़ की उतना संभावना नहीं है। लेकिन बिहार में जैसे हो गया, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में होता है ना, थोड़ा सा पानी आएगा बस बाढ़ आ गया। हम लोग सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं ना, हम लोग को बाढ़ की उतना, थोड़ा सा पानी की किल्लत है हमारे झारखंड प्रदेश में, बाकी सब चीज़ ठीक है ना। यदि कोई आपदा जैसे बाढ़ आती है तो खाद्यान्नों का कुल उत्पादन आपूर्ति कम हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद की कमी से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती है। देखिए कुछ कम, देखिए कुछ ही रहेंगे, कुछ वस्तुएं रहेंगे तो लोग टूट पड़ेंगे, एक की जगह दो लेना चाहेंगे तो मिलेगा, तो उसको दाम तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा ना, उसका जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से लोगों को ये भी सहना पड़ेगा। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद नहीं खरीद पाते हैं। इसी स्थिति तब और गंभीर हो जाते हैं। तब जैसे जब ऐसी आपदा अति व्यापक क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए आती है, इससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि भुखमरी व्यापक स्तर पर होती तो वो अकाल का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्या, अकाल के दौरान भुखमरी से बड़ी संख्या के लोगों की जाने जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में दूषित जल, सड़े हुए खाद्यान्नों के प्रयोग तथा इससे अभाव में होने वाली कमजोरी के कारण शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता में कमी होने से विनाशकारी महामारी फैल जाती है। देखिए एक तो खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से ज़्यादा दाम में मिल रहा है, तो सब कोई लोग थोड़ी ना खरीद पाएंगे, और जो लोग खरीद पाएंगे वो उसमें भी क्या होता है, सड़ा हुआ मिलता है खाद्यान्न, उसके बाद सही से वो उनका पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जिसके कारण से क्या होता है, उनका जो कैलोरी होता है वो नहीं सही से नहीं मिल पाता है, और शारीरिक प्रतिरोधी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से लोग यह विनाशकारी महामारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लोग बहुत सारे भूख से भी मर जाते हैं, जो कुछ रोग हो जाता है उससे लड़ नहीं पाता है शरीर, जिसके कारण उससे भी मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता है, किसी लोकतंत्र के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपेक्षित होती है जिसके द्वारा जनता नियमित समयांतरण में अपनी प्रतिनिधियों को चुन सकती है तथा यदि चाहे तो उनको बदल भी सकती है। यह व्यवस्था चुनाव कहलाती है। देखिए अपने उनसे प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और यह बदल भी सकते हैं, यह व्यवस्था चुनाव कहलाती है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता समझा जाता है। नंबर 1 क्या है, चुनाव में मतदाता बहुत से विकल्प बना सकते हैं। वे अपने लिए कानूनों को बनाने वाले चयन का कर सकते हैं। वे सरकार बनाने व मुख्य फैसलों को लेने वाले को चुन सकते हैं। वे उस दल को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून निर्माण में मार्गदर्शक बनेगी। तो इस तरह के लोग चुन सकते हैं कि किस आधार पर चुनेंगे, जो हमारे नेता होगा जो सही से अपना कानून को बनाने में चयन कर सके, उसके बाद मुख्य फैसलों को लेने में वाले को चुन सकते हैं जो आसानी से हमारे सरकार के बनाए गए कानून के तहत कुछ फैसले ले सके। दूसरा क्या, नीतियां सरकार के कानून निर्माण मार्ग जो नया नया कानून बना सके, कि जिससे मतलब जो देखिए कुछ कानून जो है जो उसको तोड़कर दूसरा नया बनाया जाए जो अच्छा हो पब्लिक के लिए ना। नेक्स्ट क्या है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। मानव अधिकार वो मौलिक तथा अन्य संक्रमण अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार वो है जो प्रत्येक मानव के हैं, क्योंकि वो मानव चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति या नस्ल, धर्म या लिंग होके हो, अतः मानव अधिकार वो अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित है तथा जिनके बिना हम मानवों की भांति जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकार स्वतंत्रताएं एवं हमें अपने गुणों, ज्ञान, प्रतिभा तथा अंतर विवेक का विकास करने में सहायक होते हैं, जिससे हम अपनी भौतिक, आध्यात्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। नेक्स्ट है, मानव अधिकार मनुष्य की एक ऐसी जीवन के लिए बढ़ती हुई मांग पर आधारित है जिसमें मानव में अंतर्निहित गरिमा तथा गुण का सम्मान हो तथा उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। यह है मानव अधिकार क्यों जरूरी है, इतना बड़ा है, तो इसको नंबर 3 नंबर भी देगा, आपको लिखेंगे तभी ना तो 3 नंबर पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन चलिए जानते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष के नाम लिखें। देखिए उष्णकटिबंधीय 70 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर
वर्षा होना चाहिए। क्षेत्र भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, दो प्रकार के वन। नंबर 1, आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे देश में के पूर्व भाग, उत्तर पूर्व भाग में, हिमालय के गिरिपद में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के ढालों में। उदाहरण सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि। इसे कहाँ पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन में। नेक्स्ट क्या है कि शुष्क पर्णपाती वन उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाने वाले जो वन क्षेत्र है उसको अर्ध पर्णपाती वन कहेंगे, और जो 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले एरिया को शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पर वन रहे उसको शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया ना, जैसे सागौन, साल, पीपल, नीम, ये सब इसके क्या पाया जाता है? वृक्ष पाया जाता है मुख्यतः। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें तो वन संरक्षण ऊपर में जो है, ठीक है, वन संरक्षण, वन का संरक्षण करने के उपाय क्या क्या होंगे बताइए। वन का आप लोग कैसे संरक्षण करेंगे, किस ढंग से करेंगे, आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जहाँ पर पेड़ लगाकर, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, उसके बाद लोगों को एक विशेष क्षेत्र का निर्माण करके, ताकि वहाँ पर कोई लोग ना जाएं, ताकि वहाँ पर वन सुरक्षित रहे। सरकार को भी ये उपयोग करना चाहिए, नेशनल पार्क घोषित करके। बहुत सारा का आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वन संरक्षण के उपायों को बना करें, उपाय बहुत कर सकते हैं। उसके बाद यदि वन को कोई एक पेड़ को काट रहे थे तो उसकी जगह पर 2-3 पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ जगह एक उसी जगह पर एक पेड़ लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वन के जो बने रहेंगे, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी भी उसको देख पाएंगे ना। बहुत सारा का ऐसी घटना आप लोग लिख सकते हैं खुद बना कर, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन को व्याख्या करें। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक विकास दर विश्व में सबसे अधिक रही है। संबंधी 1970 के दशक के 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 से 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई है। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट के आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना दिया है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ये शिक्षा हमें निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों के सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। यदि आर्थिक विकास होगा, सभी चीज़ों में सुधार होगा ना, तो सभी चीज़ों में सुधार होगा कि नहीं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा देश का, तो सब जगह क्या होगा, निर्धनता उन्मूलन होगा। मतलब जो गरीबी रेखा है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत की चुनाव प्रणाली के विभिन्न संघटकों का वर्णन करिए। तो भारतीय चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक निम्न प्रकार। चुनाव क्षेत्र लोकसभा तथा, देखिए चुनाव क्षेत्र हो गया, आरक्षित वन निर्वाचित क्षेत्र हो गया। तो लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए वो राज्य को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा के लिए 543 क्षेत्रों में देशों को बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? लोकसभा के लिए 543 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो जनसंख्या पर आधारित है। इन क्षेत्रों को चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक से एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये तो जानते हैं, प्रत्येक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि को चुने जाते हैं ना। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 543 क्षेत्रों में क्रमशः 84 सीट और 47 सीटें आरक्षित की गई है। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र मतलब जहाँ पर वही लोग खड़े हो पाएंगे जिन्हें अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, उनके लिए एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जैसे हमारा संथाल परगना है ना, इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति ही खड़े हो सकते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मतदाता सूची। मतदान के योग्यता रखने वाले नागरिकों का अधिकार सूची की मतदाता सूची कहते हैं। यह सार्वभौम, वयस्क, मध्यकर तथा एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। जो मतदान
जो मतदाता सूची है जो खड़ा होंगे उनके लिए तो एक क्या होना चाहिए, अधिक योग्यता होना चाहिए ना, या वयस्क होना चाहिए, मताधिकार तथा एक मत के मूल्य के सिद्धांत पर आधारित हो, सभी के लिए एक ही मत सिद्धांत आधारित हो। चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसमें चुनाव तिथि की घोषणा, उम्मीदवार का नामकरण, चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना तथा विजयी उम्मीदवार की घोषणा आदि आते हैं। चुनाव प्रक्रिया में बहुत तरह के होते हैं, मतदान होगा, चुनाव अभियान होता है, मतगणना होता है, विजयी उम्मीदवार होता है, नामकरण हो गया, उसके तहत कब होगा चुनाव की घोषणा की देंगे तो उसके बाद नामकरण कराया जाएगा, उसके बाद चुनाव अभियान, जो लोग क्या करते हैं घर घर जाकर वोट मांगने आते हैं ना, मतदान उसके बाद होता है, उसके बाद गणना होता है, उसके बाद जो विजयी उम्मीदवार होता है उसका घोषणा किया जाता है। इतना प्रक्रिया होता है चुनाव प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि लोकसभा विधानसभा का गठन, निर्वाचित उम्मीदवार शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनते हैं, इस प्रकार सदन का गठन होता है। कार्यपालिका का गठन भी इस सदन के सदस्यों द्वारा ही होता है। जानते ही आप लोग, लोकसभा और विधानसभा का गठन निर्वाचित उम्मीदवार शपथ ग्रहण के बाद ही लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनते हैं, उसके बाद उसका गठन करते हैं। कार्यपालिका का गठन सदन के सदस्यों द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 और 19 है, तो 18 नंबर को समझाते हैं आप लोग कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, भूमि या उच्च वक्ष, मृदा होगा, तापमान होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा, बर्षण हो जाएगा ना। तो नंबर 1 है पर्वत पठार मैदान में वनस्पति की भिन्नता होती है, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर वो प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर कृषि होती है, जबकि उबड़ और तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है। तो भूमि या उच्च वक्ष के इस सब हो गया कारक। मृदा, मृदा कारक, विभिन्न प्रकार की मृदा विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। देखिए बहुत सारे मृदा पर सभी चीज़ नहीं उगता है ना, तो विविध मतलब बहुत विविध मतलब क्या होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी। तो देखिएगा जैसे धर्माद का मिट्टी है, बोखारो की मिट्टी है, सब जगह का अलग अलग कुछ ना कुछ मिट्टी में मिलता ही है। मरुस्थल की बुलाई मृदा में कंटोली झाड़ियाँ तथा नदी मैदान में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलान पर गहरी मृदा, शंकुधारी मृदा, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। तापमान, तापमान पर तापमान कारक, वनस्पति की विविध तथा विशेषताएं तापमान पर निर्भर करती है। उच्च तापमान में कठोर वनस्पति, जबकि निम्न तापमान में मुलायम लकड़ी के वन उगते हैं। देखिए जहाँ पर बहुत उच्च तापमान है, जैसे राजस्थान वगैरह में, जहाँ पर क्या मरुस्थल में वहाँ पर अलग क्या उठते हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति अलग है। और कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा कम तापमान है उसके जगह पर अलग देखिए वन उग गया है। तापमान का अधिक कमी अल्पाइन वनस्पति में बदल जाती है। तापमान पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तापमान के बाद 4 नंबर, सूर्य प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वनस्पति तेजी से बढ़ती है और सघन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार संघन बन पाए जाते। देखिए जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती है वहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि पानी की वहाँ पर किल्लत नहीं होगी, तो वन भी क्या होंगे, सदाबहार होंगे, मतलब हरा भरा ही रहेंगे। वर्षा की मात्रा के साथ वनस्पति की ऊंचाई सघनता प्राकृतिक बदल जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती के सदाबहार बन पाए जाते हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चौड़ी पत्ते के सदाबहार बन पाए जाते हैं। सामान्य और मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटोली मतलब कांटेदार बन पा जाते हैं, झाड़ियाँ जैसी बन पा जाती हैं। अत्यल्प वाले वर्षा क्षेत्र में घास उगते हैं। ठीक है। अल्प एकदम सबसे कम वाले क्षेत्र में थोड़ा सा घास उगते हैं। तो बरसन से भी निर्भर करता है कि कहाँ पर किस तरह की क्या है प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं ना। तो बरसन पर हो गया, तापमान पर निर्भर करता है, मृदा पर निर्भर करता है, भूमि और उच्च वक्ष पर निर्भर करता है, सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है। इतने सारे चीज़ों पर कोई भी प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है, क्योंकि इसके हिसाब से कहीं पर देखिएगा किस जगह पर किस तरह का क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसके हिसाब से पाए जाते हैं, मिट्टी के हिसाब से भी पाए जाते हैं ना। तो ये आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित करते हैं। सिमलीपाल कहाँ पर है, तो सिमलीपाल है। इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगा
कि आप लोग नेशनल पार्क के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं और कहाँ कौन सी जगह कौन से राज्य में स्थित है वो भी बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। हमारे चैनल में आपको कैसा लाभ उठ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है खुद का हाथ से लिखा हुआ आप लोग को देंगे, ठीक है। जो हर बार आ रहा है टर्म 1 में देख लीजिएगा आप लोग को 80 से 90% के हमारे चैनल से आए हैं। इसी तरह से इस बार भी आपको इतना मदद पहुंचाएंगे कि आप 19 में से 13 हल कर पाएंगे, यानी कि 40 के 40 अंक ला पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।